टू ऑल, वेलकम टू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का आरएस सर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, जो आप लोग वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देखने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जीएस लिखा हुआ है, यानी कि जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, बोर्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ है, विच इज द वर्टिब्रेट विथ टू चैम्बर्स हार्ट, यानी कि दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा होता है। तो आप लोगों का इसमें क्या जवाब जाएगा? आप लोगों को जवाब करना एकदम सही से, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे हैं। पहला ऑप्शन दिखा रखा है मछली, दूसरा ऑप्शन है सर्प, तीसरा ऑप्शन है मगरमच्छ और लास्ट वन ऑप्शन है ब्लू व्हेल। तो इसका एकदम सही जवाब जाने वाला आप लोगों का नेक्स्ट जो मछली लिख रखा है, आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग क्लिक ऑन कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जवाब जाएगा, पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, डॉक्टरों द्वारा मरीज की नाक, कान, गला आदि की जांच करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है थर्ड नंबर, व्हाट इज यूज बाय डॉक्टर्स टू चेक पेशेंट नोज, ईयर etc। तो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखें आप लोगों का इसमें सही जवाब जाने वाला है एकदम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि पेशेंट की जांच के लिए जो मिरर यूज किया जाता है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यहाँ यूज होता है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? व्हाट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ? व्हाट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? माइक्रोन, फर्मीमीटर, नैनोमीटर और कोई नहीं। तो इसमें आप लोगों का क्या सही जवाब जाएगा? जल्दी आंसर करिए। देखें, माइक्रोन, नैनोमीटर और फर्मीमीटर और कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जाएगा फर्मीमीटर। फर्मीमीटर किसी लंबाई का, लेंथ का मिनिमम यूनिट होता है, मेजरिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वातावरण में यूवी किरणों के लिए, 5 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सी गैस वातावरण में यूवी किरणों को अवशोषित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ऑब्जर्व यूवी रे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? फर्स्ट ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं ओजोन। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं ओजोन। सेकेंड वन ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं मेथेन। थर्ड वन ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं नाइट्रोजन और लास्ट वन ऑप्शन देख रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो आप लोगों का इसमें क्या सही जवाब जाएगा? ओजोन। यानी ओजोन लेयर होती है वो यूवी रे को रोकने का काम करती है। तो इसमें आप लोगों का सही जवाब क्या जाएगा? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं 6 नंबर का, इसमें आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा बच्चा ओजोन। ओजोन का अणुसूत्र पूछा जाता है, O3 होता है। ओजोन दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? पूछा जाता है 16 सितंबर को। दूसरी बात आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी आसान से क्वेश्चन है, एक बार आप लोग जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच है, भूप्रपटी में शुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, भूप्रपटी में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे हैं, भूप्रपटी में शुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है। पहला ऑप्शन है सोडियम, नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम और तीसरा ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं तांबा और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट आप पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन, द मेटल दैट अक्योर इन द प्योर फॉर्म इन अर्थ, मतलब भूप्रपटी में शुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु का नाम बताना। सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा और इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या चला जाएगा? सही, तांबा। तांबा को आप लोग क्या पढ़ते हैं? कॉपर। इसका सही जवाब जाएगा बच्चा तांबा। तांबा जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है वो है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पौधा हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पौधा हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पौधा हार्मोन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा,
कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पौधा हार्मोन कौन सा है? द प्लांट हार्मोन्स द इंड्यूस सेल डिवीजन। ध्यान से आंसर करिएगा। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पौधा हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो कोई हार्मोन नहीं है, तो एक गैस होता है, आप सब लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के बीच है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक पौधा हार्मोन होता है, लेकिन आप लोगों को पता है ये कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड वन ऑप्शन आप लोगों के बीच है साइटोकाइनिन। काफी आसान सा क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करने वाला पौधा हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा साइटोकाइनिन। बच्चा लोग, साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब टूटना या विभाजन, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? साइटोकाइनिन। थर्ड वन ऑप्शन इस पर क्लिक ऑन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों की क्वेश्चन है हर्ट्ज की मापने वाली इकाई क्या है? यानी व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ हर्ट्ज? तो तरंग यानी वेवलेंथ को मापने की यूनिट है, या क्लियरिटी ऑफ वेव्स, या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, या इंटेंसिटी? क्या सही जवाब होगा? जल्दी आंसर करिएगा। तो हर्ट्ज आप लोगों को पता है, हर्ट्ज जो होता है वो हमारे यहाँ तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई होती है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है बच्चा लोग? कंपन पर सेकंड हो सकता है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि हर्ट्ज, इसको हम HZ से डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं। काफी आसान है, इतना हार्ड है नहीं, आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के बीच एम्पियर, नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के बीच दिखा रखा है ओम, और लास्ट थर्ड ऑप्शन है वोल्ट, और लास्ट ऑप्शन है कूलाम। तो काफी आसान सा, इतना हार्ड है नहीं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ पा रहे हैं, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलाम। जवाब क्या जाएगा? एम्पियर। जवाब क्या जाएगा बच्चा? एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट ने विद्युत धारा के बारे में बताया था, इसलिए इसको रिस्पेक्ट देने के लिए विद्युत धारा की मात्रक या इकाई क्या रखा गया? एम्पियर। ओम सेकंड ऑप्शन है। ओम साइंटिस्ट ने रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में बताया था, इसलिए इनको प्रतिरोध की इकाई या मात्रक किसमें हम ओम में लिखते हैं। या ओम गुणा मीटर पूछा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक या इकाई होता है। नेक्स्ट है वोल्ट। वोल्ट बच्चा आप लोगों को पता है कि वोल्ट साइंटिस्ट ने विभव के बारे में बताया था, और इनको इसके लिए रेस्पेक्ट दिया गया, और विभव की मात्रक या इकाई क्या रख दी गई? वोल्ट रख दिया गया। कूलाम किसकी इकाई? कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने आवेश यानी चार्ज के बारे में बताया, और चार्ज की इकाई या मात्रक या यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं। क्या डिप्थेरिया और इन्फ्लुएंजा रोगों का कारण बनता है? क्या डिप्थेरिया और इन्फ्लुएंजा रोगों का कारण बनता है? यानी एक डिप्थेरिया बीमारी होती है, और सेकंड इसने लिखा है इन्फ्लुएंजा। इसका कारण क्या है? डिप्थेरिया एंड इन्फ्लुएंजा डिजीज। तो इसका केस क्या क्या बनता है? डिप्थेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। डिप्थेरिया आप पढ़ रहे हैं, डिप्थेरिया एक बैक्टीरियल यानी जीवाणु जनित होता है, और इन्फ्लुएंजा एक वायरस रिलेटेड बीमारी होता है। तो इसमें आप लोगों को कौन सा कॉम्बिनेशन सही दिख रहा है? यानी जीवाणु और विषाणु। C1 ऑप्शन एकदम क्लिक ऑन हो जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कवक और जीवाणु, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिखा रखा है विषाणु और प्रोटोजोआ, गलत हो जाएगा। और लास्ट वन आप लोगों का गलत वैसे इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब जाएगा कवक और जीवाणु, यानी फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। सही, सॉरी, जीवाणु यानी बैक्टीरियल और विषाणु यानी कि वायरस रिलेटेड बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी आसान है, इतना हार्ड नहीं है। ध्यान से सेशन को देखिए और एक एक क्वेश्चन को हल करते चले जाइए। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बोर्ड स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ब्लड सेल्स, जिसमें एक आप लोगों का होता है आरबीसी, एक आप लोगों का होता है डब्ल्यूबीसी, और एक आप लोगों का होता है प्लेटलेट्स। तो इन सब का अपना अपना जीवन काल होता है।
तो आरबीसी का जीवन काल 120 डेज होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है आप लोगों को पता है 5 से 7 दिन, और लास्ट आप लोगों से है कि प्लेटलेट्स के लिए जीवन काल होता है वो 2-4 दिन होता है। तो पूछा गया आप लोगों से व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो सही जवाब जाएगा 120 दिन। बच्चों वाला सवाल है, आराम से क्लिक ऑन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आईएमपी है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूरी गुंजाइश बनी रहेगी। जिस भी एग्जाम में जा रहे हैं देखने के लिए, ऑलमोस्ट वनडे कंपटीशन एग्जाम में जीएस आप लोगों के पूछा ही जाता है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे हैं। इन बीसीजी वैक्सीन द वर्ड सी स्टैंड्स फॉर, यानी बीसीजी टीका होता है, इसमें सी शब्द का मतलब क्या है, बीसीजी वैक्सीन में सी शब्द का अर्थ क्या है, बीसीजी वैक्सीन में सी शब्द का अर्थ क्या है, यह आप लोगों को बताना। बीसीजी बच्चा लोग, बीसीजी किसके लिए दिया जाता है आप लोग आराम से बता सकते हैं, टीबी के लिए दिया जाता है। बीसीजी जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, टीबी के लिए जाता है। बीसीजी का पूरा नाम होता है बेसिलस कोरमेट गुआनिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, बेसिलस कोरमेट गुआनिन। तो बीसीजी में सी शब्द का मतलब हो जाएगा कॉलमेट, इसका सही जवाब क्या जाएगा, कॉलमेट। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का आप लोग पढ़ पा रहे हैं। एक वयस्क में दिल की धड़कन की औसत बिजली खपत कितनी होती है, एक वयस्क में दिल की धड़कन की औसत बिजली खपत कितनी होती है। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन आप लोगों को गलत दिख रहा है, 12 वोट लिख दिया है, ये 12 वोट नहीं होगा, ये 1.2 वोट होगा। तो इसका जवाब एकदम करेक्ट जाएगा 1.2 वोट। नेक्स्ट ऑप्शन है 112.5 वोट, गलत हो जाएगा, 200 वोट गलत हो जाएगा, और इसका 500 वोट ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, एक वयस्क में दिल की धड़कन होती है तो कितनी औसतन बिजली खपत होती है, तो आप लोगों का जवाब जाएगा 1.2 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, आप ध्यान से क्वेश्चन को एक को पढ़िए और एक एक क्वेश्चन का सही जवाब देते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का 14 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेंशन, यानी निम्नलिखित में से तनाव, यानी प्रस्तनाव से क्वेश्चन हो रहा है, प्रस्तनाव की इकाई या मात्रक पूछा गया है, बता सकते हैं आराम से प्रस्तनाव का, तो न्यूटन, किलोग्राम, वॉट और इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तनाव की इकाई आप लोगों को पता है सरफेस टेंशन की न्यूटन अपॉन मीटर होता है। इसमें आप लोगों को न्यूटन अपॉन मीटर कहीं पर भी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल कहीं आप लोगों को न्यूटन अपॉन मीटर नहीं दिख रहा है, इट मीन्स इसका सही जवाब क्या चला जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है, द ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली, यानी CO2 का परसेंटेज पूछा आप लोगों को, कितना परसेंटेज होता है वातावरण में। आप लोगों को पता है नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन है और CO2 है। नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है लगभग 21% और CO2 होता है 0.03%। ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। इस ऑप्शन में आप लोगों को 0.03 कहां दिख रहा है, 0.03, तो इसका सही जवाब चला जाएगा D1 ऑप्शन, 0.38%, तो सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 16 नंबर का। निम्नलिखित में से किसको सुरक्षात्मक कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव मटेरियल, यानी इनमें से कौन सा जो है शरीर में सुरक्षात्मक या प्रोटेक्शन देने का काम करता है। पहला ऑप्शन आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं विटामिन, सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग प्रोटीन, और थर्ड वन ऑप्शन देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट वन ऑप्शन देख रहे हैं बच्चा लोग फैट। तो इनमें से हम लोगों को प्रोटेक्शन या रक्षा किससे, रोगों से रक्षा देने का काम विटामिन्स का होता है, तो इस आप लोगों का सही जवाब जाएगा विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देता है, और आप लोगों को पता है प्रोटीन हम लोगों के शरीर में न्यू सेल्स बनाने के लिए और शरीर की ग्रोथ के लिए या फिर टूट फूट या डैमेज ऑर्गन की रिकवरी करने के लिए काम आता है।
तो इसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव मटेरियल, जवाब क्या जाएगा? विटामिन। सही जवाब जाएगा एकदम विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और वनडे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आप लोग 17 नंबर का, दालचीनी पौधे के किस हिस्से से प्राप्त की जाती है? काफी दफा एग्जामों में रिपीट होता है क्वेश्चन। सिनेमन इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? पहला ऑप्शन है स्टीम यानी तना, सेकेंड ऑप्शन है बर्क यानी कि छाल, और C1 ऑप्शन है रूट्स यानी जड़ें, और लास्ट ऑप्शन है फ्रूट यानी कि फल। तो पौधे का कौन सा भाग है जिससे हम लोगों को दालचीनी बनता है? दालचीनी होता है बच्चा, खड़े मसाले हम लेकर आते हैं, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा होता है छाल, और उसका हम लोग सब्जी में खुशबू के लिए यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को पता है, ये जो दालचीनी है हम पौधे की छाल से प्राप्त करते हैं। जैसे एक सिनकोना प्लांट होता है, उससे कुनेन औषधि प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार चर्चाओं में रहता है। कुनेन औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। और कुनेन से आप लोगों को पता है पैरासीटामोल बनता है। पैरासीटामोल बनता है वो किसका चूर्ण है? कुनेन का है। और कुनेन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से। और कुनेन औषधि का जो यूज किया जाता है वो आप सब लोगों को मालूम होगा, हमारे यहाँ मलेरिया बुखार में इसका यूज किया जाता है। बुखार हमारे मोस्टली 3 होता है, डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया। तो मलेरिया बुखार के लिए कुनेन औषधि का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है और आप आराम से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती है? यूवी रे कमिंग फ्रॉम सन मेजरली केसेस विच कैंसर, यानी फेफड़ों का कैंसर, यानी लंग्स का कैंसर, लीवर कैंसर यानी यकृत का कैंसर, मुंह का कैंसर यानी माहुत का कैंसर, और लास्ट ऑप्शन है त्वचा यानी कि स्किन का कैंसर। तो आप सब लोगों को पता है सनलाइट से जो यूवी किरणें आ रही है, अल्ट्रावायलेट वेव, पराबैंगनी किरणें, वो सबसे ज्यादा हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो इससे स्किन से रिलेटेड कैंसर बनेगा। तो इसका एकदम सही जवाब चला जाएगा बच्चा लोग, स्किन कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान सा आप लोगों की बोर्ड स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है कि पोलियो का कारण क्या है? पोलियो बीमारी होती है, उसका कारण बताना है कि वो वायरस से रिलेटेड है, कि वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, या फिर वो प्रोटोजोअन डिजीज में आता है, या फिर वो कवक यानी फंगल डिजीज है। तो पोलियो के कारण होता है जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया रिलेटेड, विषाणु यानी वायरस से रिलेटेड, और फफूंद यानी कि कवक या फिर फंगल डिजीज, और लास्ट वन है प्रोटोजोन। तो आप लोगों को पता है पोलियो जो बीमारी होती है वो विषाणु यानी वायरस से रिलेटेड होती है। और आज हिंदुस्तान पोलियो उन्मूलित कंट्री है। पोलियो दिवस भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, पोलियो दिवस विषाणु से रिलेटेड बीमारी होता है पोलियो। और पोलियो से संबंधित नारा भी याद रखना, 2 बूंद जिंदगी की संबंधित नारा किस बीमारी से रिलेटेड है? पोलियो से। ध्यान रखना बच्चा, पक्के इलाज का पक्का वादा संबंधित नारा किस बीमारी से है? तो जवाब आ जाएगा टीबी से। और उसी प्रकार अभी आप लोगों ने कोविड-19 का नारा भी सुना, 2 गज दूरी मास्क जरूरी। तो 2 गज दूरी मास्क जरूरी किस बीमारी से रिलेटेड नारा है? जवाब आ जाएगा कोविड-19 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। तो इसका जवाब आप लोगों का जाएगा विषाणु, यानी पोलियो एक वायरल रिलेटेड विषाणु से, वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बोर्ड स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं। चींटियों के काटने पर, लाल चींटियां काटती है तो अपने शरीर में एक एसिड छोड़ा जाता है उसके द्वारा, उस एसिड का नाम आप लोगों को बताना है। विच एसिड इज रिलीज्ड, बताइए आप लोग, जल्दी आंसर करिए। पहला ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, दूसरा ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं फॉर्मिक एसिड, और तीसरा ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं एसिटिक अम्ल, और लास्ट ऑप्शन है फॉस्फोरिक एसिड। तो आप लोग जवाब कर सकते हैं इसका आराम से। इसका सही जवाब जाएगा फॉर्मिक एसिड, एकदम सही जवाब चला जाएगा इसका बच्चा लोग, फॉर्मिक एसिड। यानी फॉर्मिक एसिड और फोलिक एसिड में अंतर आ रहा है। फोलिक एसिड कच्चे सेब में पाया जाता है, जबकि फॉर्मिक एसिड लाल चींटी के डंक में, ततैया के डंक में, बिच्छू के डंक में, इनमें पाया जाता है। इसको मेथेनोइक एसिड के नाम से भी पूछा जाता है। तो मेथेनोइक और फॉर्मिक एसिड एक ही चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो है 21 नंबर का, सिनेपस अंतर निम्नलिखित में से किसके बीच में होता है? यानी
सिनेपस गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दो न्यूरॉन्स मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच का गैप और दो गुर्दों के यानी किडनी के बीच का गैप और इनमें से कोई नहीं। तो दो न्यूरॉन्स होती है बच्चा दिमाग को बनाने वाली सेल्स। न्यूरॉन सेल्स किससे रिलेटेड होता है? दिमाग से रिलेटेड। और न्यूरॉन्स आप लोगों से पूछा जाए कि न्यूरॉन्स किसकी छोटी इकाई होती है, तो ब्रेन की, जिनका जन्म के बाद कभी भी विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपसे यह भी बनता है कि शरीर में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है जिनका जन्म के बाद कभी विभाजन नहीं होता है? जवाब आ जाएगा न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के दो न्यूरॉन्स के बीच को आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं बच्चा सिनेपस। तो इसका जवाब आप लोगों का एकदम सही जवाब चला जाएगा दो। इसने न्यूटॉन्स लिख दिए हैं, ये न्यूटॉन्स नहीं है, ये न्यूरॉन्स है। तो आप लोगों का सही जवाब जाएगा एकदम, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी करिएगा और साथ साथ जुड़े रहें, स्किप बिल्कुल भी मत करिए, सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर 22 नंबर का पढ़ पा रहे हैं। मायोपिया किस अंग का विकार है? मायोपिया इज द डिसऑर्डर ऑफ विच ऑर्गन? काफी इंपॉर्टेंट है। मायोपिया किस अंग का विकार है? मायोपिया इज द डिसऑर्डर ऑफ विच ऑर्गन? यानी पहला ऑप्शन आप लोगों के बीच जो रखा गया है वो रखा गया बच्चा हार्ट यानी कि हृदय। नेक्स्ट ऑप्शन आप पढ़ पा रहे हैं कान, नेक्स्ट है आंख और लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास डी यानी कि किडनी। तो इसका एकदम सही जवाब क्या चला जाएगा? आंख। यानी मायोपिया एक आंखों में होने वाली बीमारी है जिसको हम निकट दृष्टि से भी पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोस्त का इंग्लिश वर्ड होता है मायोपिया। इसमें पास की वस्तु तो रोगी को स्पष्ट रहती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इसमें डॉक्टर लोग निवारण के लिए कौन से लेंस का यूज करता है मायोपिया में? तो अवतल लेंस। और अवतल लेंस बोले तो बच्चा कॉनकेव लेंस, यानी कॉनकेव लेंस जो होता है, ये कॉनकेव लेंस मायोपिया के निवारण के लिए यूज करता है डॉक्टर। ये प्लस होता है एक माइनस, तो आप लोग ध्यान रखना ये माइनस होता है। जिस व्यक्ति के माइनस लगा है इट मींस उसके मायोपिया डिसऑर्डर्ड है। तो आप लोगों को समझ आया, इसका सही जवाब जाएगा आंख यानी कि आई, और सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे लोग। काफी आसान से सवाल है, इतने हार्ड है नहीं। और ये भी है कि आप लोगों के पुराने एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले पूछे भी जा चुके हैं और आगे आप लोग कोई एग्जाम देखने जा रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत करिएगा, सेशन को लास्ट तक जुड़े रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए बच्चे लोग। ईईजी किसकी गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? ईईजी किसकी गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? इंग्लिश वर्ड ये है कि ईईजी रिकॉर्डेड द एक्टिविटी ऑफ, यानी हमारे शरीर में एक इंस्ट्रूमेंट होता है डॉक्टर का ईईजी, ईसीजी। ये मशीन अपने शरीर में किसकी गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? तो हृदय यानी कि हार्ट, मस्तिष्क, कान और लीवर। तो बच्चा लोग आप लोगों को ध्यान रखना है, ईसीजी आप लोगों ने देखा होगा, ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि ये आप लोगों के हृदय की गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को ईईजी देखा, ईसीजी का ग्राफ कैसा होता है आप लोगों ने देखा? इस तरीके का ईसीजी का ग्राफ होता है। और ये क्या है? धड़कनों का ग्राफ है, यानी धड़कनों की गतिविधि को रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण होता है या डिवाइस होता है वो ईसीजी होता है और इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और आप लोगों का जो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ईईजी पूछ रहा है, ईईजी रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ। तो इसका सही जवाब जाएगा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। इसका सही जवाब क्या चला जाएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क के आंतरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाली मशीन को हम लोग कहते हैं ईईजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग आप लोगों के बीच है, जिंक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड। जल्दी आंसर करिए, आसान सा क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी आंसर करिए। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड, पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है ZnO, सेकंड ऑप्शन है ZnO3 और नेक्स्ट वन है ZnO2, ZnO और ZnO6। तो इसका सही जवाब जाएगा आप लोगों को पता है ZnO, यानी ZnO होता है वो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड। और इसकी प्रकृति भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो जिंक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो आप लोगों को ध्यान रखना अम्लीय होती है। इसकी नेचर कैसी होता है बच्चा? अम्लीय, यानी ये एसिटिक होता है।
बाकी जितने भी मेटल्स के जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है यानी एल्काइन, लेकिन ये अपवाद है। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड है, ये अपवाद है, इसकी प्रकृति है वो अम्लीय होती है। तो इसकी नेचर भी आप लोगों से पूछी जा सकती है या बतलाई जा सकती है, तो ध्यान से सेशन को आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 25 नंबर का पढ़ पा रहे हैं। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड, यानी लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं? जल्दी आंसर करिए बच्चा लोग। स्टडी ऑफ लीवर यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या आप लोग आंसर कर सकते हैं? जल्दी आंसर करिए, बोर्ड स्क्रीन पे जल्दी आंसर करिए, कमेंट में अपना आंसर भेजिए। सब लोग जल्दी आंसर करके बताइए, देखिए क्या आंसर आएगा इसका। काफी आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। निम्नलिखित में से किस कौन सी ब्रांच है जिसमें हम अध्ययन करते हैं लीवर का? लीवर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बता सकते हैं आराम से। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी आप लोगों को पता है, न्यूरोलॉजी ब्रेन से रिलेटेड है। हिमेटोलॉजी होता है ब्लड का विज्ञान, हिमेटोलॉजी होता है ब्लड का विज्ञान। और हिपेटोलॉजी आप लोगों के पास सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये एकदम करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी हिपेटोलॉजी होता है वो यकृत की स्टडी होती है। हिपेटिक सेल होती है जो अपने शरीर में किसका निर्माण करती है? लीवर यानी कि यकृत। इसको हम जिगर भी कह सकते हैं, इसको कलेजा भी कहा जाता है। दूसरी बात है न्यूरोलॉजी यार ब्रेन से रिलेटेड है। तंत्रिका कोशिकाएं किससे रिलेटेड होती है? ब्रेन से। और नेक्स्ट बी ऑप्शन आप लोगों के पास वो है हिमेटोलॉजी। तो हिमेटो इट मींस ब्लड, लॉजी इट मींस अध्ययन। जिस किताब में आप ब्लड का अध्ययन करते हैं वो हिमेटोलॉजी होता है। इसका सही जवाब सी जाएगा, हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच है, बिजली के बल्ब के आविष्कारक कौन थे? हु डिस्कवरेड बाय इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी किस साइंटिस्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की गई थी? तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, सब लोगों का जवाब आ जाना चाहिए। थॉमस एडिसन, यानी यहाँ पर केवल एडिसन लिख रखा है, थॉमस एडिसन पूरा नाम है साइंटिस्ट का। और ये एक मंदबुद्धि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका खोज किया था बल्ब का। और ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है बच्चा लोग कि एक थॉमस एडिसन मंदबुद्धि व्यक्ति इतना बड़ा आविष्कार कर सकता है, तो भगवान ने हम लोगों को बहुत दिमाग दिया है। आप साइंटिस्ट की तो बात हम नहीं कर रहा हूं, आप साइंटिस्ट तो नहीं, लेकिन एक छोटा एग्जाम कंपटीशन का, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं। तो बल्ब का आविष्कार करने वाले जो थॉमस एडिसन थे वो एक मंदबुद्धि साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? द लाफिंग गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो आप लोगों को पता है, ये एक एसिटिक नेचर रखने वाली गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो होती है N2O, और N2O लाफिंग गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो दे रखा है आप लोगों को SO2, ये एसिटिक नेचर रखती है यानी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। और NO2 होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये भी एसिटिक नेचर रखती है, यानी दोनों की प्रकृति एसिटिक है। इट मींस ये किससे रिलेटेड है बच्चा? एसिड रेन से। यानी कि आप लोगों का इसमें सही जवाब जाएगा, एकदम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। काफी दफा एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गया है और आप लोगों के इस प्रकार के हल्के हल्के क्वेश्चन की भी गुंजाइश बनी रहती है। तो ध्यान से आप लोग इस सेशन को एंजॉय करिएगा, आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, लंबा होता जा रहा है सेशन थोड़ा, तो हम इसी प्रकार का क्वेश्चंस पर आप लोगों को जल्द ही सेशन और लेकर प्रेजेंट होंगे। तब तक आप एंजॉय करिए। आई होप सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।